अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके जरिए आप हासिल कर सकते हैं हफ्ते भर के सियासी हालात व वाक़यात की दुरुस्त आगही। सबसे पहले नजर डालेंगे हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज पर। अवाम पर महंगाई का कहर नाजिल, पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर 30 रुपए का इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे मुकर्रर की गई, जबकि डीजल 204 रुपए 15 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 178 रुपए, मट्टी के तेल की कीमत 181 रुपए 94 पैसे तक जा पहुंची। पीटीआई के लॉन्ग मार्च केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अक्सरियती फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिखा। उन्होंने लिखा कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए काफी मवाद मौजूद है। फैसले में कहा गया कि अदालत उज़्मा को मायूसी हुई कि अदालती कोशिश का एहतराम नहीं किया गया। एहतजाज खत्म और शाहराहें खोल दी गईं। दरखास्त दायर करने का मकसद पूरा हो चुका। अदालत ने आईजी पुलिस, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद समेत मुतल्लिका हुक्काम से सवालों के जवाब एक हफ्ते में तलब कर लिए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई। डिप्टी चेयरमैन जाहिर शाह ने कायम मकाम चेयरमैन नैब का चार्ज संभाल लिया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल अक्टूबर 2017 में चेयरमैन नैब मुकर्रर हुए थे। मुद्दत मुलाजमत जनवरी में खत्म हो चुकी थी, मगर साबिक हुकूमत के सदारती ऑर्डिनेंस के बाइस मजीद 4 माह ओहदे पर फाइज रहे। जावेद इकबाल ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के पहले पीसीओ के तहत हल्फ भी उठाया था। उनका दौरे मुलाजमत हुकूमत हो या अपोजिशन, सबके लिए मुतनाज़ा ही रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदारती महल आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तरानों की धुनें बजाई गईं। बिजली बहरान ने कर दिया बुरा हाल। दिन का सुकून, रात का चैन सब छिन गया। दावे वादे सब हवा हुए। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट और तलब 28,200 मेगावाट है। पैदावार 21,200 मेगावाट। घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी इलाकों में 10 घंटे और देही इलाकों में 12 घंटों तक बिजली की बंदिश की जा रही है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में सूरत हाल दीगर इलाकों से भी बुरी है। मूडीज ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। महंगाई के बायस बैरूनी मुआशी सूरत हाल बिगड़ रही है। सियासी खतरात के बायस मुआशी मुस्तकबिल गैर यकीनी दिखाई दे रहा है। मूडीज की रिपोर्ट जारी कर दी गई। नाज़रीन, हफ्ते भर की जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर थी वो ये थी कि IMF के दबाव पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए इजाफा किया गया और ठीक एक हफ्ते बाद यानी जुमेरात को हमने देखा कि फिर से 30 रुपए का इजाफा किया गया, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही 60 रुपए का इजाफा कर दिया गया पेट्रोलियम मसनूआत में। और साथ ही बिजली की कीमत भी करीबन 8 रुपए फी यूनिट बढ़ा दी गई है। महंगाई की शरह जो मई में रिकॉर्ड की गई वो 13.3% रिकॉर्ड की गई और जो कि हम देखते हैं कि गुज़श्ता 2.25 साल की बुलंद तरीन शरह थी। और अगर महंगाई इसी शरह के साथ बढ़ती रही तो क्या सूरत हाल होगी आइंदा आने वाले महीनों में। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद काफ़ी नुकसान हो रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि जो साबिक वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन, उन्होंने जो IMF के साथ मुआहदा किया उसकी वजह से हमें ये कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा था, आइए देख लेते हैं। इमरान खान साहब और शौकत तरीन साहब ने IMF से मुआहदा किया है, उसके तहत ये करना ज़रूरी है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस और भी बढ़ गई है। अगर उस दिन 110 थी तो मेरे ख्याल से कल 123 की प्राइस हो गई थी। तो बैनुल-अक़वामी मंडी में इसकी प्राइस मज़ीद बढ़ रही है और क्योंकि इसकी प्राइस मज़ीद बढ़ रही है तो इसका नुकसान बढ़ता जा रहा है और शायद 15 तारीख को अगर जो नई समरी आती है ओगरा की तरफ से तो वो उसमें और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और 120-130 अरब रुपए का नुकसान हो जाएगा। तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। शौकत साहब ने जो फैसले करे, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि एक एमनेस्टी भी उन्होंने दे दी थी जिसके अंदर आज तक कोई टेकर नहीं आया है, तो वो एमनेस्टी भी 2 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा। IMF से जो मुआहदा इंशाल्लाह होगा, हमें यकीन है कि जून के अंदर ये मुआहदा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन IMF बजट भी देखना चाह रहा है, तो हम जो भी रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं वो बजट तक इंशाल्लाह पूरे कर देंगे। IMF से रोज़ बात हो रही है, डेली बेसिस पे बातचीत होती है। कभी अच्छी बात होती है, कभी नहीं भी होती, मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि हर बात हम उनकी नहीं मान सकते। कुछ बातें इनकी माननी भी पड़ती हैं। तो अब जो इन्होंने एग्रीमेंट करे हुए शौकत तरीन साहब ने, उससे पहले जो भी
भी लीडरान ने करे हुए हैं पिछली हुकूमत के, उसके असर से मैं बहुत ज़्यादा तो डाइवर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे मैं कोशिश कर सकता हूँ कर लेता हूँ। मौजूदा हुकूमत इस वक्त काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रही है कि IMF के साथ उनका मुआहदा जो है वो तय पा जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ये कहते हैं कि वो एक मोतबर शख्सियत के पास गए थे, उन्हें बताया था कि इकॉनमी ऊपर जा रही है और हमें तसलसल चाहिए, लेकिन अगर तसलसल ना मिला तो फिर गड़बड़ हो सकती है, ये बिखर जाएगी, और वही हुआ। ज़रा दिखाइएगा उन्होंने क्या कहा। हमारी GDP ग्रोथ 2 साल में 5.5% से ज्यादा हुई है हर साल। हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 4.4 इज वन ऑफ द हाईएस्ट लास्ट 10 इयर्स। उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है एट 7.2%, वन ऑफ द हाईएस्ट। तो ये सारा हम छोड़ के गए हैं, इन्होंने उस पर सिग्नेचर किए हैं। ये कैसे कह सकते हैं हमने टूटी इकोनॉमी छोड़ के गए। मैं एक मोतबर शख्सियत के पास गया था, मैंने कहा था कि ये इकोनॉमी जो है ये बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए। आप कंटिन्यूटी नहीं देंगे तो ये बिखर जाएगी। और मेरी वो प्रोफेसी बिल्कुल सही साबित हुई है। आप देखेंगे कि इकोनॉमी जो है इज इन अ टेल स्पिन नाउ। नाज़रीन, ये बात तो दुरुस्त है कि मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सियासी सूरत हाल में स्टेबिलिटी आएगी तो सरमायाकार जो है उस पर ट्रस्ट बढ़ेगा, और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उसका ट्रस्ट भी बढ़ेगा और वो यहाँ पर सरमायाकारी करेगा। हमारे साथ इस वक्त तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर मौशियात डॉक्टर हसनैन जावेद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, IMF के दबाव पर इस वक्त जो हुकूमत मुश्किल मुआशी डिसीजंस ले रही है, मौजूदा हालात के तनाजुर में आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखें, ये मुश्किल फैसले नहीं लिए जा रहे, ये एक्चुअली मुश्किल पड़ चुकी है। इस मुश्किल को अगर आप देखेंगे तो ये मुश्किल फैसले तो काफ़ी अरसे से चले आ रहे थे। हम इसको कॉन्ट्रैक्शनल इकोनॉमी कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट करना। सही। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद दोबारा से हफीज शेख साहब आए और उसके बाद जो है वो शौकत अजीज साहब आए, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ी सी ओपन इकोनॉमी की कोशिश की। उन्होंने कहा हफीज शेख ने जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर दी थी, कमी कर दी थी, पेट्रोल प्राइस वगैरह बढ़ाना शुरू कर दिए थे, तो उन्होंने आकर के जो है वो बिजनेसमैनों को सब्सिडीज देना शुरू कर दी। उन्होंने बाकी चीज़ों की सब्सिडी दी, थोड़ी सी ओपन इकोनॉमी की। इसको हम टर्म बोलते हैं एक्सपेंशन इकोनॉमी। सो फिर यहाँ से एक्सपेंशन इकोनॉमी का तरीकाकार शुरू हुआ, और ये गवर्नमेंट जो अब आई है ये तो इस ही इनका जो आइडियोलॉजी है वो है ही एक्सपेंशन इकोनॉमी, यानी मैक्सिमम जो है बड़े मालियाती इदारों को और बड़ी बिजनेसमैन को, और मैक्सिमम जो बड़ी आपको जिसको आप बड़ी इंडस्ट्री करते हैं, मेगा इंडस्ट्री करते हैं, इनको एक्सपेंशन के तौर पे सब्सिडीज दी जाती हैं। तो वो सब्सिडीज जो थी वो देना इस वक्त जरूरी नहीं थी। हमें पाकिस्तान को किसी भी सूरत में अगले 4 साल तक कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी पे रहना है। पाकिस्तान की जो बुनियादी खदोखाल है वो तेजी से तनज़्ज़ुली की तरफ है। यानी मैं इसको बैंक करप्सी फौरी नहीं कह रहा, क्योंकि हमें फॉर एग्जांपल आप कर्जा जात लेते हैं और कर्जा जात की अदायगी कर देते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी सूरत हाल है, उसको प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन अभी अगर आप पाकिस्तान में देखें तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपका वाइडन कर गया है 13.8 यानी 13.8 पर, जो पिछले साल जो तकरीबन था वो 500 तकरीबन 43 था, यानी 543 था लास्ट ईयर के ऊपर, और यानी 10 महीने पहले जुलाई अप्रैल के अंदर। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको गौर से देखें तो उसके अंदर आपको जो रेंट स्कीमिंग होती है वो उसके अंदर ये होता है कि आपने जितना पैसा लिया उसके मुताबिक आपने डेवलपमेंटल बैंक्स दिए, आपने प्रोडक्शन की, आपने मैक्सिमम प्रोडक्शन बढ़ाई, उसकी वजह से आपके पास पैसा आया, फिर आप ज़र मुबादला के अंदर बात करते हैं, यानी जिसके अंदर एक्सचेंज रेट्स आती हैं। ठीक हो गया। जब एक्सचेंज रेट नहीं बढ़ा तो दूसरा होता है हमारे पास पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट बेस नहीं है। अच्छा, बड़ी कोशिश की गई और इसके ऊपर मैं बिल्कुल ऑफ कोर्स हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी यही बात हुई थी, जो डिस्कशन बाद में हो रही थी, हम IMF से किसी भी सूरत बाहर नहीं आ सकते। ये बड़ी बचकाना बातें थी शुरू के अंदर। असद उमर साहब ने बहुत यानी आप यूं समझ लें कि बड़ी बच्चों वाले नजरियात पेश किए कि हमने IMF की तरफ नहीं जाना। 8 महीने वो वेस्ट हुए, उसके बाद फिर और दोबारा से वेस्ट हुए, यानी 3 साल के अंदर आप यही फैसला नहीं कर सके कि IMF के साथ बैठना है। हाँ, पिछली गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर साहब, पिछली गवर्नमेंट जो थी उसकी तरफ से डिले किए गए, लेकिन अब अगर हमें IMF की तरफ से जो अभी किस्त मिलनी है अगर वो मिल जाती है, और उसके बाद अगर जो हमने चीन से जो $2.3 अरब जो है वो उनको वापस करने, अगर उसमें हम थोड़ा डिले से काम लेते हैं तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारी जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकेगी अगले चंद महीनों में? करता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो उन्होंने सबसे बड़ी कंपल्शन लगाई कि IMF आपको दे दे। IMF से फौरी तौर पर 3 से 4 बिलियन अगर रिलीज हो गया,
اس کو پیمنٹ میکانزم کہتے ہیں. اگر یہ 3 سے 4 بلین فوری طور پہ آپ کو ریلیز کرتے ہیں, پھر آپ سے یو اے ای اور سعودیہ جو ہے وہ 3 بلین ڈالر کی بات کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اور چائنا نے آپ کو 3 بلین ڈالر جو آپ نے ان کو دینا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان جو پچھلے 2 سال سے آپ پینڈنگ پہ بیٹھے ہیں, آپ کو دینا چاہیے تھا. کتنا بڑا سی پیک کو نقصان ہوا ہے, آئی ٹاک فار اندر ڈے, ہم اس پہ کبھی دوبارہ بات کریں گے. لیکن ابھی جو انہوں نے آپ سے بات کی ہے تقریباً تھرسڈے, میں ایگزیکٹ بتا رہا ہوں, ریچ دا ڈیل ود دا چائنا فار اباؤٹ 2.3 بلین کمرشل لون کی انہوں نے بات کی ہے. آپ کو 2.3 بلین کمرشل لونز دیں گے, اور فرسٹ میجر لون انفلو ان دا ریسنٹ منتھ ہوگا. اور اس کے اندر ایگریڈ کیا کہ ریڈیوس دا انٹرسٹ ریٹ آن دا لون آف 1% ٹو اراؤنڈ 3.8%. جو 3.8% کا لون لیا جاتا تھا, وہ آپ سے صرف 1% کے اوپر لون لیں گے. یہ چائنا کی طرف سے آپ کو بات آ گئی ہے, بٹ ابھی تک مفتاح اسماعیل صاحب نے کنفرم نہیں کیا کہ دے ہیو ریسیوڈ اور ناٹ. نمبر 1. اچھا, اب آگے ہم چلتے ہیں. تو جو اس کے بعد جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایم ایف نے آپ کو دینا ہے, اس کی وجہ سے یہ جو کچھ ہوگا وہ ہوگا. لیکن اس وقت آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ آپ کو میں نے بتایا, جو فورن ایکسچینج ریزروز کی بات کر لیتے ہیں, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, کلیئر ہو گیا کہ سعودیہ نے بھی, یو اے ای نے بھی, اور آئی ایم ایف نے جب تک آپ کو پیسہ نہیں دینا تب تک آپ کے پاس کوئی بھی آدمی باقی پیسہ نہیں دے گا. از دیٹ کلیئر؟ نا آپ کے پاس ایکسچینج ریٹ تھے تقریباً 18.9 ڈالر کی. یہ بڑی امپورٹنٹ سمجھنے کی بات ہے. میں یہ سمجھیے کہ اب آپ کے پاس رہ گئے 9.7 بلین آپ کے پاس ہیں فورن ایکسچینج ریزرو میں. تو پھر مجھے آپ بتائیں, تو آپ کے پاس امپورٹڈ پروڈکٹس کہاں سے آئیں گے؟ تو آپ کی تو بیسک اکانومی کی جو ہے وہ امپورٹ پر ہے. نہ کیمیکل آئے گا, نہ کیمیکل سے چلنے والی چیزیں آئیں گی. میں آپ کی چھوٹی چیزوں پہ چلا جاتا ہوں. آپ جا کے دیکھیے کہ آپ کے جو پرائس ہیں, جو چھوٹے چھوٹے پرفیومریز کی ہیں, آپ کی کاسمیٹک کی ہیں, آپ کی پرائس آپ ان کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے. آپ لوکل پروڈکٹ تو استعمال ہی نہیں کرتا پاکستان, اور کیونکہ ان کی کوالٹی بھی اتنی گری ہوئی ہے کہ آپ اس کو نہیں استعمال کر سکتے. تو اب اگر آپ چلے جائیں کہ الفتح والا کس طریقے سے رو رہا ہے, اور باقی والے کس طریقے سے رو رہے ہوں گے, سارے کے سارے آپ کے جو گروسری سٹور جو امپورٹڈ پروڈکٹس بیچ رہے تھے وہ کیسے رو رہے ہوں گے. کاسمیٹک اگر آپ کی لوکل استعمال کر لی تو اللہ خیر کرے تو تمام خواتین کی جو ہے وہ جلد سڑ جائے گی. صحیح, پروڈکشن بڑھانی پڑے گی, ہماری جو اکانومی ہے اس کو کانٹریکٹ کرنا پڑے گا. مشکل فیصلے ہیں, اور جو عوام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 1 سال بعد انہیں شاید ریلیف مل جائے, تو ڈاکٹر صاحب کے مطابق 1 سال بعد بھی انہیں عوام کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اگلے ٹاپک پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت تسلسل کے ساتھ جلسے جلوس کر رہے ہیں, اور اپنے جلسے جلوسوں میں ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھ جائیں کہ ان کے خلاف کیا سازش ہوئی ہے. اور ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ موجودہ حکومت پر ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں, اور نہ صرف موجودہ حکومت پر پریشر بلڈ کر رہے ہیں بلکہ اداروں کی طرف کبھی سپورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ادارے ان کو سپورٹ مہیا کریں, اور کبھی اپنے انٹرویوز میں خاصی خطرناک قسم کی باتیں بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, دھمکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اداروں کو. اور ساتھ ہی جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں, انہوں نے جب اپنا لانگ مارچ ختم کیا تھا تو انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ 6 دن بعد جو ہے وہ دوبارہ تیاری کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمیں سپریم کورٹ کی رولنگ کا انتظار ہے. سپریم کورٹ نے تحفظ نہ دیا تو پھر اس بار تیاری سے جائیں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ شریف خاندان کے کیسز خود مانیٹر کرے. یہ جو آپ کی سٹرگل ہے یہ پولیٹکس نہیں ہے, یہ جہاد ہے. جس ظلم سے اور بابریت سے شیلنگ کی گئی اپنے لوگوں پہ, یہ ہم جنرل ڈائر تو جو ایک غلام قوم کے اوپر وہ گولیاں چلا سکتا تھا یا ظلم کر سکتا تھا, اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو یہ جو جنگ لڑنی پڑے گی یہ پھر آپ کے بچوں کو لڑنی پڑے گی. ثناء اللہ کا پھر کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اور ان کی کوشش ہے آپ کو ڈرا دیں. کسی نے دنیا میں بڑا کام نہیں کیا جس نے اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پایا. جنرل ڈائر نے گولیاں ماری تھی لوگوں کو جلیانوالہ باغ میں, بڑا فیمس ہے. ان سے بزدل لوگ کوئی نہیں ہے, یہ جب ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو جاتے ہیں یہ سارے بھاگ جاتے ہیں. ہم سپریم کورٹ سے پہلے ان سے پروٹیکشن چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاکستانیوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ پرامن احتجاج کریں. تو ہم سپریم کورٹ سے رولنگ لے رہے ہیں, اور اس کے بعد جیسی ان کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا, پھر ہم نکلیں گے. اس باری بہت بہتر پلاننگ ہوگی. اس باری ہماری پلاننگ کوئی ٹھیک نہیں تھی, تو ہمیں کیا پتا تھا کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اس باری انشاءاللہ ہم تیاری کر کے جائیں گے, اور اب جو ہم نے غلطیاں کی وہ آپ نہیں دیکھیں گے.
नाज़रीन, इमरान खान को जिस रूलिंग का इंतज़ार था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है और ये कहा गया है कि अदालत उज़्मा इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है और दरख्वास्त गुजार ने मुताल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया और कुछ जो पैराग्राफ्स हैं दरख्वास्त के उसमें यह भी कहा गया कि मुतनाज़ा मामलात उठाए गए। तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च के लिए पेश की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया। एतराज़ में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही अपना फैसला दे चुकी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मुतल्लिका फोरम से रजू नहीं किया गया। मुतल्लिका फोरम से रजू न करने की वजह भी दरख्वास्त में नहीं बताई गई। दरख्वास्त के पैरा 4, 5, 12 और 14 में मुतनाज़ा मामलात को उठाया गया। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालत हुक्म दे कि PTI को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा की इजाज़त दी जाए। PTI के एहतजाज के रास्ते में किसी शहर में रुकावटें खड़ी न की जाएं, किसी कारकुन और रहनुमा को गिरफ्तार या उस पर तशद्दुद न किया जाए, PTI के खिलाफ डराने वाले हथकंडे और घरों पर छापे न मारे जाएं, अवाम की नकलो हरकत को किसी तौर पर किसी शहर में न रोका जाए, एहतजाज और धरने में शिरकत करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। तहम सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च के लिए पेश की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। अब इंतज़ार इस बात का है कि इमरान खान कब दोबारा लॉन्ग मार्च की जो है वो कॉल देते हैं, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है वो इस दफ़ा पूरी तैयारी कर रही है और वो ये चाह रही है कि इस दफ़ा आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त ही नहीं दी जाएगी, आपको इस्लामाबाद में दाखिल ही नहीं होने दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस हवाले से कहते हैं कि किसी सूरत इनको इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देंगे। मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंद अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ज़रा उनका बयान दिखाइएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क को शरपसंद अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस्लामाबाद में फसादी मार्च को किसी भी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। शरपसंद अनासर को सख्ती से कुचला जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर दाखिला ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना ने फसादी मार्च के शरपसंदों की पुलिस, रेंजर्स और FC एहलकारों पर तशद्दुद और हमलों की शदीद मज़म्मत की। इजलास में इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें और अलाउंसेस को पंजाब पुलिस के मसावी करने का फैसला भी किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के शोहदा पैकेज के 1 अरब के बकायाजात फिलफौर अदा करने का फैसला हुआ। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तनख्वाहें, अलाउंसेस और शोहदा पैकेज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मसावी करने का फैसला किया गया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को बतौर फसाद मुखालिफ फोर्स इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी तरबियत दी जाएगी। इस्लामाबाद की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए लाहौर की तर्ज पर सेफ सिटी को जदीद तरीन बनाने का फैसला किया गया। नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है वो मुसलसल अपने इंटरव्यूज़ में एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है वो बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो सियासी जमातें हैं वो इस वक्त इमरान खान के जो मुतनाज़ा बयानात हैं उस हवाले से क्या कह रही हैं, आपको पहले दिखाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो तबाह हो जाएंगे। इमरान खान के इस बयान पर हुकूमती तोपों के रुख चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम तुर्की में मुआहदे कर रहे हैं और इमरान नियाजी मुल्क को खुली धमकियां दे रहे हैं। हालिया इंटरव्यू इस बात का सबूत है कि इमरान खान अवामी ओहदा रखने के काबिल नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान अपनी सियासत करें, मुल्क तकसीम करने की बात करके हद से तजावुज न करें। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि ये ज़बान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। मुल्क के 3 टुकड़े करने की ख्वाहिश हमारे जीते जी पूरी नहीं हो सकती। आसिफ जरदारी ने कहा कि इमरान खान के नापाक बयान पर गली गली एहतजाज करें। MQM ने इमरान खान का बयान खुल्लम खुल्ला मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। तर्जुमान MQM ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई बर्दाश्त नहीं। बयान से वाज़ेह हो गया कि इमरान खान किसी एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान की बका इमरान खान की सियासी बका से किसी तौर पर भी मशरूत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो जो इमरान खान के बयानात हैं उस पर एहतजाज की कॉल भी दे दी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब। PJ मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। PJ मीर साहब, इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कभी वो इदारों से सपोर्ट मांग रहे हैं, कभी इदारों को धमका रहे हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि बड़े ख़तरनाक किस्म के बयानात देते नज़र आ रहे हैं। 2017 में नवाज शरीफ साहब ने जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया तो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव, वोट को इज्जत दो के नाम से। तो अब इमरान खान को भी हम देख रहे हैं कि वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या फ़र्क देखते हैं आप नवाज शरीफ के एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव में और इमरान खान के इस बयानिए में? देखिए, अगर आप इन दोनों को पॉलिटिकली कंपेयर करें तो नवाज शरीफ हैज बीन मोर एंटी एस्टैब्लिशमेंट देन इमरान।
इमरान तो प्रोडक्ट है इस्टेब्लिशमेंट के, इनफैक्ट ये अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ भी प्रोडक्ट है इस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन उन्होंने ज़्यादा अपने पॉलिटिक्स के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक स्टांस रखा है। इमरान नहीं है। इमरान जो आज हम बात कर रहे हैं, आप इसको एनालाइज करेंगे तो इमरान एक आप वार्निंग कह दो या आप एक कह दो कि एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो कि मिस कैलकुलेशन हो गई है फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट। देखिए ना, यहाँ सारा शोर था कि भाई महंगाई हो गई है, ये तूफान आ गया है, ये हो गया, वो हो गया। वेरी गुड, हो गया। ये गवर्नमेंट वैसे क्राइसिस में थी, आपने इनको आगे आप कह लो कि नो कॉन्फिडेंस के मोशन के अंदर से निकाल दिया, खुद आप उस फंदे के अंदर चले गए। अब इंस्टेड कि आप जो बात करें कि भाई आपने रिपेयर करना है, आप कह रहे हैं इमरान खान ने वो कर दिया। इमरान खान कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट को अब न्यूट्रल की जरूरत नहीं है, जो आपसे गलती हुई है उसको आप रेक्टिफाई करें। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। सो बेसिकली यहाँ इस वक्त हम एक डायलेमा में हैं। एंड ये किसने कहा है कि मैंने हमेशा कहा है वी आर एन आर्मी स्टेट, वी रिमेन एन आर्मी स्टेट टिल द टाइम हमारा जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है और पॉलिटिकल क्लाइमेट है ये ठंडा नहीं होता। हम कहीं भी आप देख लें कि आपस में कहीं ना कहीं बिकरिंग्स हमने शुरू कर दी होती हैं या कर रहे होते हैं, और जिसको अच्छा नहीं लगता वो कभी फौज के पीछे पड़ जाता है, कभी जुडिशरी के पीछे पड़ जाता है। सो आई थिंक एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इन टाइम वाकई ही आई थिंक हमें एक ये जो कहते हैं न्यूट्रल्स, ये न्यूट्रल आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आप कह रहे हैं, ये न्यूट्रल नहीं हो सकते, बिकॉज जिस दिन ये न्यूट्रल हो गए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिकॉज हम इन्हीं की वजह से सर्वाइवल पे हैं, इन्हीं की वजह से हम प्रोटेक्टेड हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे पास एक स्टेबिलिटी है। बीजेपी साहब, आपने कहा कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ वैसे ही लो डेंसिटी डेमोक्रेसी है, तो एक सिस्टम ही कोई इस तरह का डिजाइन कर लेना चाहिए ना फिर, जो इसके अकॉर्डिंगली जो लो डेंसिटी डेमोक्रेसी को जो है उसके साथ ही चले। इस तरह से हमेशा जो कोलिजन आता है या हेड ऑन कोलिजन आता है तो वो तो इन दी एंड जो है वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूं कि देखो जी, ये जो जब मिलिट्री इंटरवेंशन होती है वो क्यों करते हैं? इनको कोई शौक तो नहीं है कि आगे आके भाई आप पॉलिटिकल रिल्म्स उसको संभालें। इनका तो काम है आप यू नो डिफेंड the country from external forces, लेकिन they also have to defend from the internal forces। अगर आपके इंटरनली काम ठीक नहीं हो रहा है और मुल्क नीचे जा रहा है तो फिर somebody has to come in। हिंदुस्तान तो नहीं आएगा, अमेरिका तो नहीं आएगा, ना ही नेटो आएगा, हमें खुद इसका करना है। और हमारे लिए फौज है जो कि एक बड़ी स्टेबलाइजिंग फोर्स है, आपको स्टेबलाइज कर देती है। आपने जब भी देखा, जब भी फौज आई है, अपार्ट फ्रॉम जनरल ज़ियाउल हक, जहाँ हम बड़े रेडिकलिज्म में चले गए थे और हमें इंटरनेशनली काफी उस पर मार पड़ी, आपने देखा है कि हमने तरक्की की है। आपने देखा है कि जनरल मुशर्रफ के वक्त में हमने तरक्की की, हमने जनरल अयूब के वक्त पे तरक्की की, और लेकिन एक पीरियड आ गया जो माशाल्लाह लगा था जनरल ज़िया के वक्त, वो इतना नहीं कामयाब हुआ। लेकिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में जो मेरे जहन में आता है वो ये कि हम हमेशा फोर्सेस पर ही क्यों रिलाई करते हैं। आपने बात की कि एक इंटरनल जो हमारा ख़तरा है वो भी फ़ौज का मामला है, जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो हमारे जो इंटरनल ख़तरात हैं वो हमारी फोर्सेस उसको देखती हैं, लेकिन हम अवेयरनेस की तरफ क्यों नहीं जाते? मतलब हम फोर्स को क्यों देखते हैं, फोर्सेस की तरफ क्यों देखते हैं, हम अवेयरनेस की तरफ क्यों नहीं जाते, अवाम को एजुकेट क्यों नहीं करते ताकि हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ तो सकें एटलीस्ट? आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं अल्लाह के फजल से बड़े बदतमीज हैं। आपने देखा नहीं इनकी तलखियां, आपने देखा नहीं इनकी जबान, आपने देखा नहीं इनका रवैया। ये पार्लियामेंटेरियंस का रवैया, ये तो बड़ा ऑगस्ट हाउस है आपका, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और द सेनेट। यहाँ हम बकरी मंडी की तरह हम एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, एक दूसरे के मुतल्लिक हम ऐसी ऐसी कसीदे कसते हैं कि एक मजाक बन जाता है। अच्छा सर, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आईएसआई जो है वो तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो हैं उनकी स्क्रूटनी करेगी। फौजी एहलकारों की हद तक तो हमने देखा कि आईएसआई का किरदार जो है वो हमेशा रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये ज़रूरी था? और दूसरी तरफ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि नून लीग ने जो पिछले 4-4.5 साल में एक नैरेटिव जो बिल्ड किया वोट को इज्जत दो का, क्या आप नहीं समझते कि ये जो फैसला है जो इस वक्त अभी इन्होंने ये स्क्रूटनी का जो प्रोसीजर है ये आईएसआई को दिया है, ये उनके अपने बयानिए की नफ़ी करता है?
जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती है, कोई भी हो, पीटीआई हो, पीएमएल, पीपीपी, ये हमेशा चाहेंगे कि इनके अपने लोग आए, बिल्कुल आए, इससे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब रजीम चेंज होती है ऑफिशियल्स भी चेंज होते हैं, लेकिन जब आपने अपॉइंटमेंट्स करनी होती है एक इम्पोर्टेंट महकमों, उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये पहले भी होती थी बाय द वे, आईबीएसपी करता था, फिर आपकी स्पेशल ब्रांच और फिर आपकी एक पोजीशन होती थी। आईएसआई बिल्कुल इसको करना चाहिए, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, क्योंकि हम इतने करप्ट हो गए हैं यहाँ से, तो ये ठीक है, लेकिन दूसरे लिहाज से अगर आप देखें तो अगर आप सारा काम इनडायरेक्टली आर्मी से कराना है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। सो ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ एक मुश्किल सा एक प्लेटफॉर्म है जिसको हमें बड़े संजीदगी से और बड़े केयरफुली इसको हमने इस्तेमाल करना है। बट यस, क्योंकि जो बाद में आपने और हमने कहना ये चोर था, इसका बैकग्राउंड ये है, तो अगर उसका बैकग्राउंड चेक पहले होके आ जाता है, एक क्लियरेंस मिल जाती है फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसी, तो मैं समझता हूँ कि वो एक इंसान अच्छा काम करेगा। अगर वो नहीं, उसकी क्लियरेंस आती है, उसमें फॉल्ट लाइंस है और वो बंदा, उसका कैरेक्टर या उसका जो माजी है वो ठीक नहीं है और वो पहले हमें पता चल जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे आदमी को क्यों आपने लगाना है। हमने तो ईमानदार लोगों को लगाना है ना, कैरेक्टर उसका बिल्कुल अनब्लेमिश्ड हो। तो अगर हमने बाद में जो पता चलता है, हम हमेशा रिएक्ट करते हैं, प्रोएक्ट नहीं करते, तो ये एक अच्छा डेटरेंट भी है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म दूसरे भी हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म दूसरे किस तरह कहें कि जब आपके लोग खुद मुलव्वस हो जाते हैं करप्शन के अंदर। सही, तो क्या ये जो इख्तियार है ये किसी सिविल इदारे को नहीं दिया जाना चाहिए था? सिविल इदारा कॉम्प्रोमाइज्ड है हमारा, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। आर्मी पूरे हर पार्टी की है, आर्मी पाकिस्तान की है, ये किसी की साइड नहीं लेती है और इसको ना लेना चाहिए। लेकिन तो मैं समझता कहीं ना कहीं इस तरह वो जो हम एक इल्जाम भी लगाते हैं कि जो है हमेशा जो फौज है वो सियासत में मुदाखलत करती है, तो इस तरह तो इंटरवेंशन का जो है वो आप मौका या आप एक जो है वो उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो इस तरह से इंटरवीन कर सकें। इंटरवीन तो उन्होंने करना ही है, आज नहीं कल नहीं परसों करना है। जिस तरीके से आपके हालात चल रहे हैं, मायशी हालात, ये अगर लोग रोडों पे आगे, कौन रोकेगा इनको, मुझे बता दें आप। ये पुलिस की कैपेबिलिटी है, रेंजर्स की कैपेबिलिटी है, ये फौज ही रोकेगी, लेकिन अल्लाह करे इस तरह ना हो। इसीलिए आपको एक मॉनिटर चाहिए। एंड लेट मी टेल यू कि आप इलेक्शंस की जो बात करता है, वेदर इट इज द गवर्नमेंट और पीटीआई, याद रखिए जो भी आएगा इलेक्ट हो के भी वो इस मुल्क को सुधार नहीं सकेगा। आपको इस वक्त एक चाहिए नेशनल गवर्नमेंट, और वो नेशनल गवर्नमेंट आपको चाहिए बेस्ड ऑन क्वालिफाइड, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल इकोनॉमिक मैनेजर्स। ये आपके मुल्क को चला सकते हैं। छोड़ दें ये पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, बड़ी होगी ये पॉलिटिक्स। क्या आपको दे दिया उन्होंने, पॉलिटिक्स ने कुछ नहीं दिया है। अब आप बिल्कुल हैंड टू माउथ आ रहे हैं। हमने फौज को भी उनकी तनख्वाहें देनी है, फौज को रन करना है। अगर फौज को हम ना रन कर सके, पैसा कहां से आएगा? आपका क्या ख्याल है, लोग हमें भीख देते रहेंगे? नो, हमने अपने आप को रिवाइव करना है इंटरनली। अब इसमें कड़वी गोलियां भी खानी है, हर चीज करना है, लेकिन खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है। आपको कोई खड़ा होने नहीं देगा। सो मैं समझता हूँ इट इज टाइम फॉर अ नेशनल रीयूनियन एंड अ नेशनल यूनिटी जो कि आपको आगे लेके चले। सही, एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है। बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, उनका कहना था कि एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए ताकि जो उनमें एक्सपर्ट्स जो हैं वो ख़ासतौर पर जो इकॉनमी है उसके एक्सपर्ट्स लगाए जाए। लेकिन अहम सवाल ये है कि जो इससे पहले हमारे वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है, वो क्या वो मुआशी माहिरीन नहीं है? क्या वो इकॉनमी के एक्सपर्ट्स नहीं हैं? बहुत अहम सवाल ये पैदा होता है। ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस हफ्ते 3 रोज़ा दौरा किया तुर्की का, जो कि बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में देखा जाए तो बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस मौके पर वहाँ पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का वहाँ पर शानदार इस्तकबाल किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने जो तुर्की जमहूरिया के बानी हैं मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उनके मज़ार पर हाज़िरी दी और वहाँ पर फूल भी चढ़ाए। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की, अंकारा में ईवान सदर आमद पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का
पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। सदारती महल में मुनक्कद इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुन बजाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मरहबा अस्कर। शहबाज शरीफ ने तुर्क काबीना के अरकान से रस्मी मुलाकात की, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने रजब तैयब अर्दवान से वफद में शामिल वज़रा की मुलाकात कराई। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफद के हमरा जमहूरिया तुर्की के बानी गाजी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। नाज़रीन, इस हफ्ते इलेक्शन कमीशन में दो अहम तकर्रियाँ सामने आईं। बाबर हसन भरवाना बतौर मेंबर पंजाब और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान बतौर मेंबर KPK तैनात हुए और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के अरकान की तादाद इस वक्त पूरी हो चुकी है। इंतखाबात के हवाले से जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है। नए इंतखाबात का फैसला जो है वो हुकूमत ने करना है। उन्होंने कहा कि कोई नाराज़ होता है तो ये उनका मसला है, इलेक्शन कमीशन अपने फैसले जो है बिला खौफ करता है। इलेक्शन कमीशन के दो नए मेंबर्स ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। बाबर हसन भरवाना की बतौर मेंबर पंजाब और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान की मेंबर खैबर पख्तूनख्वा तकर्री हुई। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तादाद मुकम्मल हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने नए मेंबर से हल्फ लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है। कोई नाराज होता है तो ये उनका मसला है। सिकंदर सुल्तान राजा ने बताया कि हल्का बंदियों पर तेजी से काम जारी है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि मर्दमशुमारी सरकारी तौर पर शाया होने से कबल हल्का बंदियां नहीं की जा सकती। मई 2021 में 2017 की मर्दमशुमारी के नताइज शाया हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत डिजिटल मर्दमशुमारी कराना चाहती है। इसके नताइज दिसंबर 2022 तक मिले तो बर वक्त हल्का बंदियां हो सकती हैं। ताखीर का शिकार हुए तो 2017 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों का इंतखाब होगा। कहा, PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे अभी तक नहीं मिले। एक सवाल के जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फॉरेन फंडिंग पर समाअत जारी है। फरीकैन को सफाई का मौका देना जरूरी है। समाअत में क्या कुछ होता है, सहाफी बेहतरीन जज। डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज अगर ताखीर का शिकार हुए तो 2017 की जो मर्दमशुमारी है उसकी बुनियाद पर हल्का बंदियाँ होंगी और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो दिसंबर 2022 तक शायद जो डिजिटल मर्दमशुमारी है उसके नताइज अगर मिल जाएंगे तो फिर इलेक्शंस जो हैं वो अगले साल तक मुलतवी हो जाएंगे। नाज़रीन, सिंध हुकूमत बहुत अहम इस वक्त डिसीजंस ले रही है, बहुत अहम फैसले कर रही है और साथ ही साथ कराची में 1122 एमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया है। पहले मरहले में 50 एम्बुलेंसेज जो हैं वो कराची में खदमात सर अंजाम देंगी और मजमूई तौर पर सूबे में तकरीबन 230 एम्बुलेंसेज जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिएगा। पंजाब हुकूमत की तर्ज पर सिंध हुकूमत ने 1122 एमरजेंसी सर्विस का आगाज कर दिया। जदीद एम्बुलेंसों की इफ्तिताही तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचेहो समेत काबीना के अरकान, वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर समेत दीगर अफराद भी शरीक हुए। वजीर आला सिंध के मावन खसूसी बराए रिलीफ रसूल बख्श चांडियों ने पब्लिक न्यूज को बताया कि 1122 एमरजेंसी सर्विस के तहत एम्बुलेंस में तिब्बी इमदाद की तमाम तर सहूलियात मौजूद होंगी। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर फैसिलिटी है। यहाँ हमारी लेबॉर्ट्री भी है, फर्स्ट एड जो है इमरजेंसी की वो भी है, इसमें हर एम्बुलेंस में मौजूद है। महकमा रिलीफ सिंध और वर्ल्ड बैंक के ताउन से 1122 एमरजेंसी सर्विस के इफ्तिताह के मौके पर वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने एम्बुलेंस की चाबियां वजीर आला सिंध के हवाले की। कैमरामैन मोहम्मद शमशाद के साथ मुनीर साकी, पब्लिक न्यूज कराची। इसी के साथ ही अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।